एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन अपने चरम पर है। किसानों ने दिल्ली के सिंधु बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसान और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की बैठक का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, जिसके मद्देनजर किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों को कांग्रेस, डीएमके, बसपा और टीआरएस ने अपना समर्थन देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमा तक ही नहीं और न ही भारत की सीमाओं तक सीमित है, बल्कि ये देश विदेश में भी इस कानून के विरोध में लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। विदेशी नेताओं ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्विटर के जरिए कहा कि किसानों ने 8 दिसंबर को जो भी भारत बंद का ऐलान किया है उसका बीएसपी समर्थन करती है और केंद्र सरकार से पुनः अपील है कि किसानों की मांगों को पूर्ण करें। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा था कि 8 दिसंबर को कांग्रेस के सभी जिला व राज्य मुख्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। इससे राहुल गांधी के किसानों को दिए गए समर्थन को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर कृषि कानूनों को लेकर लगातार हमलावर हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अंबानी, अदानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं है। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन 12वें दिन भी चल रहा है। किसानों ने कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग की है। विपक्षी पार्टियां किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, तो वहीं शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अपने मुखपत्र सामना में कहा कि सरकार बैठक के नाम पर किसानों के साथ टाइम पास कर रही है और इस तरह से केंद्र सरकार आंदोलन में फूट डालने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने अपने मुखपत्र में लिखा कि दिल्ली की आंदोलनकारी किसान और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की बैठक का परिणाम कुछ नहीं निकला। किसानों को सरकार के साथ चर्चा में बिल्कुल दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसके बाद भी सरकार बैठक बुला के टाइम पास कर रही है। किसान कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हैं और सरकार ने मौन साध रखा है। सरकार ने किसानों के लिए भोजन का इंतजाम तो किया है, लेकिन किसानों ने सरकार द्वारा दी जा रही मदद को नकार कर अपनी सख्ती को बरकरार रखा है। शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी और शाह को हटा दे तो मंत्रिमंडल के अन्य सभी चेहरे निस्तेज हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज में प्रस्तावित किसान यात्रा में शामिल होने के लिए अपने आवास से निकले। लखनऊ पुलिस ने उनकी फ्लाइट को रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद अखिलेश यादव पैदल चलकर आगे बढ़ने लगे और वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सपा के कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित पार्टी कार्यालय पे प्रदर्शन को रोका गया। अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर इको गार्डन ले जाया गया। अखिलेश यादव के साथ सपा कार्यालय 3 विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह, जयपाल कश्यप और आशु मलिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सपा के साथ साथ देश के 12 से ज्यादा सियासी दलों ने कृषि आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है। किसान सिंधु बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं और किसान और केंद्र सरकार के बीच 6ठे दौर की बैठक 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की बैठक का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। प्रशासन ने अखिलेश यादव को कन्नौज में किसान मार्च पर जाने की अनुमति नहीं दी। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र के अनुसार कोरोना महामारी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से सरकार एक जगह पर भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति को अनुमति नहीं देगी। प्रशासन ने कहा कि अगर फिर से भीड़ जुटती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री ने आज आगरा की बहुप्रतिष्ठित मेट्रो रेल परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का काम शुरू होने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कृषि कानून का जिक्र किए बिना लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो कानून पिछली शताब्दी में उपयोगी हुआ करते थे वो इस समय लोगों के लिए बोझ बन गए हैं। इसी कारण इसमें रिफॉर्म जरूरी है। पहले रिफॉर्म टुकड़े में किए जाते थे, अब संपूर्णता के साथ रिफॉर्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। मध्यम वर्ग को
सस्ती दवा प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ एजुकेशन लोन लेना आसान हो गया है और ब्याज की दरें भी कम कर दी गई हैं। यही तो है सबका विकास। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिकों तथा किसानों का विश्वास भाजपा के ऊपर हर चुनाव में दिखाई दे रहा है। देशवासियों का भाजपा पर दिखाया गया ये विश्वास और उनकी छोटी छोटी खुशियां मुझे प्रोत्साहित करती हैं। आगरा में स्मार्ट सुधार करने के लिए पहले से ही लगभग 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हम छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। मल्टी मोरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर शोर से काम किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो बस टीकाकरण का इंतजार है। वैज्ञानिकों से बात करके पता चला कि टीका जल्द ही उपलब्ध हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उद्घाटन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय शहरी आवास राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा में नए युग की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में निवेश करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में निवेश करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इन्वेस्टमेंट यूपी इन्वेस्टमेंट भारत के साथ मिलकर तेजी से काम कर रहा है। आगरा मेट्रो से शहर के 26 लाख लोगों को लाभ होगा और इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा में भी बढ़ोतरी होगी। कृषि आंदोलन का समर्थन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे। केजरीवाल के साथ उनकी पूरी कैबिनेट टीम भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। भारत के प्रधानमंत्री ने कृषि कानून का जिक्र किए बिना लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो कानून पिछली शताब्दी में उपयोगी हुआ करते थे वो इस समय लोगों के लिए बोझ बन गए हैं। इसी कारण इसमें रिफॉर्म जरूरी है। पहले रिफॉर्म टुकड़े में किए जाते थे, अब संपूर्णता के साथ रिफॉर्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। मध्यम वर्ग को सस्ती दवा प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ एजुकेशन लोन लेना आसान हो गया है और ब्याज की दरें भी कम कर दी गई हैं। यही तो है सबका विकास। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिकों तथा किसानों का विश्वास भाजपा के ऊपर हर चुनाव में दिखाई दे रहा है। देशवासियों का भाजपा पर दिखाया गया ये विश्वास और उनकी छोटी छोटी खुशियां मुझे प्रोत्साहित करती हैं। आगरा में स्मार्ट सुधार करने के लिए पहले से ही लगभग 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हम छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। मल्टी मोरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर शोर से काम किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो बस टीकाकरण का इंतजार है। वैज्ञानिकों से बात करके पता चला कि टीका जल्द ही उपलब्ध हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए उद्घाटन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय शहरी आवास राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आगरा में नए युग की शुरुआत हो रही है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में निवेश करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इन्वेस्टमेंट यूपी इन्वेस्टमेंट भारत के साथ मिलकर तेजी से काम कर रहा है। आगरा मेट्रो से शहर के 26 लाख लोगों को लाभ होगा और इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा में भी बढ़ोतरी होगी। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में 7 दिसंबर को 2 जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू की गई है। पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी के अनुसार महामारी को आपदा घोषित किया गया है। 23 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण जी की जयंती, क्रिसमस, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके चलते स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 138 मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 23,458 पर पहुंच गया है। इस समय गौतम बुद्ध नगर में एक्टिव केसेस की संख्या 1051 है।
भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में हल्की सी गिरावट दर्ज हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 32,981 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 391 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। 32,981 मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 96 लाख को पार कर गया है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 3,96,729 है, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 29,109 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे अब तक स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 91 लाख को पार कर गया है। 391 लोगों की मृत्यु होने के बाद मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1 लाख को पार कर गया है। ये लगातार 29वां दिन है जब भारत में एक दिन में 50,000 से कम मामले दर्ज हुए हैं। आज भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत की सीमाओं पर अपनी प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा और उसकी स्वाधीनता की रक्षा करने वाले वीर जवानों को सम्मानित करने के लिए हर साल 7 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई नेताओं ने भारत के वीर जवानों को इस दिन की बधाई देते हुए उनके त्याग और बलिदान को सलाम किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए कहा, युद्ध और शांति में देश की रक्षा के लिए समर्पित हमारे वीर सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर भारत के सशस्त्र बलों और उनके परिवार के प्रति आभार व्यक्त करा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को उनकी वीरता और सेवा और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है। भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और सेवा को सलाम करता हूं। ये दिन पूर्व सैनिकों, युद्ध में घायल हुए सैनिकों और उनके परिवार वालों के कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हमारे महान कर्तव्य की याद दिलाता है, जिसने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। कोरोना महामारी के लिए बनाई गई वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति के तहत भारत में उतारने के लिए हाल ही में ब्रिटिश कंपनी फाइजर ने अनुमति मांगी थी, जिसके बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी आपातकालीन उपयोग प्राधिकार के तहत अनुमति मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऐसा करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी बन गई है। सीरम के मालिक आदर पूनावाला ने ट्वीट के जरिए कहा, जैसा हमने वादा किया था, 2020 के अंत से पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले मेड इन इंडिया वैक्सीन कोविशील्ड के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण का आवेदन भारतीय औद्योग महानियंत्रण को दे दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई वैक्सीन को कोविशील्ड के उपयोग की अनुमति मांगी गई है। इस वैक्सीन को पुणे स्थित दुनिया के सबसे बड़े औद्योग निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही बनाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी के अतिरिक्त निदेशक प्रकाश कुमार सिंह की तरफ से दाखिल आवेदन में वैक्सीन के 4 चिकित्सीय अध्ययनों का हवाला दिया गया है, जिसमें से 2 ब्रिटेन में किए गए हैं और 1 भारत में, तो वहीं 1 ब्राजील में किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके वकील रडी गिलियानी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना में संक्रमण के मामले अमेरिका में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में ट्रंप के कई करीबी शीर्ष अधिकारी भी इस संक्रमण की चपेट में आए थे। ट्रंप ने बताया कि न्यूयॉर्क के 76 वर्षीय पूर्व मेयर गिलियानी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए कहा कि गिलियानी, जो न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास में अब तक के सबसे महान मेयर और अमेरिका के इतिहास के सबसे भ्रष्ट चुनाव को उजागर करते हुए आर्थिक परिश्रम कर रहे थे, वो चीनी वायरस की चपेट में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।